Good morning, students. This is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next chapter of NCERT chemistry of class 12th. Okay. One more important information. Students की डिमांड, बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि कुछ चेंज होना चाहिए इन प्रेजेंटेशन. सो टुडे ऑनवर्ड्स मीन्स फ्रॉम दिस चैप्टर सेकेंड ऑनवर्ड, थर्ड ऑनवर्ड, आज से हम इसको बाइलिंगुअल बना रहे हैं. बाइलिंगुअल इन द सेंस आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन हिंदी, ओके, बट द राइटिंग वर्क विल बी इन इंग्लिश. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट लेक्चर on this electrochemistry chapter. Okay, now in your textbook the sequence, in your chemistry textbook the sequence which is given there in my opinion is not suitable. Okay, so I think the chapter should be started from unit 3.4. unit 3.4 conductance. ठीक है, अब इसका क्या है, ऐसा क्यों? देखिए, कुछ बेसिक चीज़ें हैं इसमें, कुछ बेसिक चीज़ें हैं इसमें जो आपको पता होनी चाहिए. अगर हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से, तो कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है. सो इसलिए इस कन्फ्यूजन को ना करने के लिए, ना रखने के लिए हम जो चैप्टर है उसकी शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं. यूनिट 3.4 कंडक्टेंस. यहाँ पर हम जो भी बातें करेंगे इस यूनिट में, उनके बारे में आप लोग प्रीवियस क्लासेस में और आपका जो फिजिक्स पोर्शन है, फिजिक्स सब्जेक्ट है, उसमें आप बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे. ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर, मोस्ट ऑफ यू आर गुड इन फिजिक्स. ओके, सो द चैप्टर स्टार्ट्स विद वन इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज रेसिस्टेंस. रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस, इसका मीनिंग क्या होता है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मीनिंग क्या होता है, हाउ टू डिफाइन इट, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन हमें कुछ इसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, देखिए, हम मेटल के बारे में जानते हैं. मान लीजिए ये कोई एक मेटल का पीस है, मेटल का कोई एक पीस है, तो मेटल का पीस है तो उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे उसके अंदर एटम्स होंगे, और ये जो एटम्स होते हैं ये एकदम से क्लोजली पैक्ड होते हैं. ये आप लोगों ने चैप्टर 1 में जो सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा, उसमें लर्न किया होगा कि जो मेटल होता है उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. ठीक है, ऐसा कुछ होता है. एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. ऐसा कोई एटम नहीं जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ऐसा कोई एटम नहीं जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन इज मस्ट. ठीक है, देखिए, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मेटल के एटम के न्यूक्लियस से बाउंड होता है. बाउंड इन द सेंस कि अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो मेटल के एटम को, मेटल के अंदर जो एटम है वो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी तरफ बाइंड करके रखता है, उनको बांध के रखता है. ठीक है, ये होता है नॉर्मली. लेकिन जब आप किसी इस मेटल के पीस को किसी बैटरी के कनेक्टेड कर देते हैं, बैटरी के साथ में कनेक्टेड कर देते हैं, तो क्या होता है, व्हाट हैपन्स, ये की है, ये आपका कोई एक बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल. जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है और मोटा होता है. ठीक है, आपने क्या किया, इस मेटल के पीस को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो गया, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस वो इसके ऊपर अप्लाई होगा, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा. ठीक है, इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है,
ये जो मैंने सिंबल बनाया है, ये जो एरो जो दिखा रहा है वो आपको यहाँ पर करंट के बता रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, हमें ये भी पता है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की जो डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन मानते हैं। इट इज़ बाय कन्वेंशन। ठीक है, तो अगर आई इधर है मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इधर फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है, ओके, ये हमें इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन के बारे में भी बताता है। ओके, ये हो गया नॉर्मली। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में इसके जैसे और इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे, इसके जैसे और इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? न्यूमरस, सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी देयर। और साथ में इसको एटम के साथ में भी इसका कुछ अट्रैक्शन होगा। ओके, तो इससे क्या होगा, इसका जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये जो इसका मूवमेंट है, इसके मूवमेंट के अंदर जो ये ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन, उस ऑब्स्ट्रक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, इस कंडक्टर का या इस मेटल का रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? द ऑब्स्ट्रक्शन created by other electrons and atoms in the flow of an electron. The obstruction created by other electrons and atoms in the flow of an electron. एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए, जस्ट यू इमेजिन, सपोज एक इलेक्ट्रॉन है जो फ्लो कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन के रास्ते में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो वो उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, उसका जो मूवमेंट का डायरेक्शन है उसको इधर उधर चेंज करने की कोशिश करेंगे, श्योरली करेंगे बिकॉज ऑफ रिपल्शन। फिर इसके अलावा उसी इलेक्ट्रॉन के रास्ते में कुछ एटम्स भी होंगे, बहुत सारे एटम्स भी होंगे, वो एटम्स भी क्या करेंगे, इसका मूवमेंट जो है उसको बंद करने की कोशिश करेंगे या उसको डिस्टर्ब करेंगे। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, इस ऑब्स्ट्रक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ओहम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? ये सब चीज़ें मैं फिजिक्स की बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो कि आपने पढ़ ली होगी अब तक क्लास 11th और हो सकता है फिजिक्स 12th में भी आपने पढ़ा होगा। ओम्स लॉ क्या है? देखिए इसी की बात कर लेते हैं। ये कोई एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस जो एंड्स हैं उन पे हमने एक वोल्टेज, एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स अप्लाई किया, अटैच किया। तो ये क्या कहता है, ओम्स क्या कहता है, ओ इज कैपिटल, ओम क्या कहता है कि V जो होता है मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, the potential difference across the conductor is directly proportional to I. ओके, मीन्स जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट विच इज़ फ्लोइंग इन दिस सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट जो इस सर्किट में फ्लो कर रही है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन यानी कि ये इसके साथ सीधे सीधे तौर पर प्रोपोर्शनल है। अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा यहाँ पर, और उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हमने क्या नाम दिया, आर। देखिए आर क्या है, रेसिस्टेंस। आर क्या है, रेसिस्टेंस। अब इस आर का यूनिट भी आपको पता होना चाहिए। यूनिट क्या होता है आर का? अगर इस फॉर्मूले से हम इसकी यूनिट को ड्राइव करते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, वी का नोटेशन यूनिट क्या होता है, वोल्ट, आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर।
तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा यहाँ पर, वोल्ट अपॉन एम्पियर। ये तो हो गया इसका इस फॉर्मूले से। इसके अलावा इसका एक स्टैंडर्ड यूनिट और है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ओहम के नाम से, और इसका जो नोटेशन है वो है ऐसा वाला ओहम। ठीक है, ध्यान रखना वोल्ट अपॉन एम्पियर ये इसका ऐसा यूनिट नहीं है, ओहम इसका ऐसा यूनिट नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसका एसआई यूनिट बताइए। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस आर। आर का एसआई यूनिट अपने कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखते हैं कितने लोगों को फिजिक्स से प्रेम है, फिजिक्स में इंटरेस्टेड है या फिजिक्स में इंटेलिजेंट है। ऐसा यूनिट किसका, रेसिस्टेंस का आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, ये आ गया आपका आर। अब देखिए आर जो होता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, यानी कि हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसकी बात कर रहे हैं, डिपेंडेंस ऑफ आर। डिपेंडेंस ऑफ आर, आर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, मीन्स किसी कंडक्टर का या किसी इंसुलेटर का या किसी सेमीकंडक्टर का। ये चीज़ें हम बाद में बताएंगे आपको अभी कि आर का डिपेंडेंस किन फैक्टर्स पे होता है। तो प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। लेंथ किसका, कंडक्टर का, यानी कि जितना लंबा कंडक्टर होगा, जितना ज़्यादा लंबा आपका वायर होगा, उस वायर का रेसिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रिलेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन 1/A, आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करने पर जो कंडक्टर है या जो भी आपका ये है कंडक्टर है उसका रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। ये तो हो गया इसका टेक्निकल लैंग्वेज, लेकिन इसका तो मतलब समझ में नहीं आएगा कि हाउ टू इंक्रीज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर वायर का थिकनेस इंक्रीज कर दिया तो उसका रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब होता है थिकनेस, मोटाई। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा मोटा तार होगा, ध्यान से सुनिएगा, जितना ज़्यादा मोटा तार होगा उसका रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके पास मिनिमम रेजिस्टेंस आपको लेना है, किसी कंडक्टर से मिनिमम रेजिस्टेंस लेना है, तो उसके लिए आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, मतलब आपको उस वायर की स्पेसिफिकेशन बतानी है। पहला ऑप्शन लंबा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। लंबा वायर की बात करें हम पर्टिकुलरली, लंबा वायर होना चाहिए और साथ में पतला होना चाहिए, पहली कंडीशन। छोटा वायर होना चाहिए लेंथ में, लंबा का मतलब लेंथ में, छोटा वायर होना चाहिए और मोटा होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन वायर लंबा भी होना चाहिए और मोटा भी होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। देखते हैं कौन आंसर बताएगा इसका। तो इन दोनों को आप मर्ज कर दीजिए। When you are merging them, then it becomes R directly proportional to L/A, यानी R जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा और उस नए कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, R। ये आ गया आपका नया फॉर्मूला जिसके अंदर R जो है वो लेंथ पे, एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, ध्यान रखना R इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये एक कांस्टेंट है। R इस रो पे, अच्छा ये रो क्या है यहाँ पे, वेयर रो इज रेसिस्टिविटी, ओके।
बाद में आप देखेंगे कि इसी को हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलेंगे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, बोलते कैसे हैं इसको? RHO, रो या रहो, जो भी आप बोल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे बोलिए, बट द इम्पोर्टेंट वन इज दैट दिस इज रो। ओके, देखिए रो का मीनिंग क्या है? रेसिस्टिविटी। ठीक है, अगर आप इस रो का फॉर्मूला क्या यहाँ से निकालते हैं तो रो का फॉर्मूला क्या आएगा? इस रो को इस साइड में रख लीजिए और बाकी को इधर भेज दीजिए, तो रो का फॉर्मूला हो जाएगा RA/L। यानी इस फॉर्मूले की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं? रो की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर ये सब वैल्यू गिवन हो तो। लेकिन हमें इतना कुछ कैलकुलेशन करना है नहीं। अब इसका यूनिट हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रो? यूनिट ऑफ रो, रो की यूनिट क्या होती है? ठीक है, फॉर्मूले से निकालेंगे हम। आर का यूनिट क्या होता है? ओहम। ये हमने नोटेशन यूज़ किया था आर के लिए। एरिया के लिए यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ के लिए यूनिट क्या होता है? मीटर। स्क्वायर टू मीटर कैंसिल, तो इसका यूनिट क्या बन गया? ओम मीटर। क्या बोलते हैं इसको? ओहम मीटर। ये तो इसका बड़ा यूनिट हो गया। मीटर का मतलब तो बहुत लंबा होता है, और हमारे यहाँ पे जो कंडक्टर्स होते हैं वो मीटर में नहीं होते हैं। मान लीजिए यूनिट जो है वो बड़ी है, तो थोड़ा सा छोटा यूनिट बनाते हैं इसका। अगर मीटर की बजाय सेंटीमीटर में हो तो बताइए जल्दी से। 1 ओहम मीटर, 1 ओहम मीटर जो है वो कितने ओहम सेंटीमीटर के इक्वल होगा? तो आंसर क्या आएगा? 1 ओहम मीटर जो है वो 100 ओहम सेंटीमीटर के इक्वल होगा। इसका अपोजिट करके देखते हैं। जैसे 1 ओहम सेंटीमीटर जो है वो कितने ओहम मीटर के इक्वल होगा? कुछ नहीं, इस 100 को इस साइड से उठा के इस साइड में कर देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो 1/100 कितना होता है? 0.01। तो 1 सेंटीमीटर, 1 ओम सेंटीमीटर जो है वो कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ओम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 ओहम मीटर। ये इसका कन्वर्जन पॉइंट हो गया, कन्वर्जन हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए क्या होता है। हमें एक ओहम मीटर की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। हाउ टू डिफाइन 1 ओहम मीटर? 1 ओहम मीटर की डेफिनेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, या रेसिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए रेसिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला जो यूनिट है, ये वाला जो पैरामीटर है, इसको 1 कर देंगे। 1 यूनिट मीन्स 1 मीटर, इसको भी 1 कर देंगे, 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर किसी कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर हो और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है उसको ही हम उस कंडक्टर की रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन हो गया, किसका? रो का। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिफाइन वन व्हाट यू कॉल दैट, डिफाइन रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ओके, तो ये आपको इसका डेफिनेशन निकालने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं कंडक्टेंस जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी बात करते हैं अपन। कंडक्टेंस को हम यहाँ पे जी से डिनोट कर रहे हैं, कंडक्टेंस को हम जी से डिनोट कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के यहाँ फिजिक्स में आपने इसका जो नोटेशन है वो कैपिटल सी देखा हो, क्योंकि मैंने जब पढ़ा था तब ये कंडक्टेंस को हम कैपिटल सी से डिनोट करते थे। ठीक है, बट यहाँ पे इसमें केमिस्ट्री पार्ट में हम इसको कैपिटल जी से डिनोट कर रहे हैं, और इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिस्टेंस का इन्वर्स होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। G इक्वल टू 1/R। आर का जो वैल्यू है, आर का जो ये वैल्यू है, ये फॉर्मूला है, ये उठा के उसमें पुट कर देते हैं तो क्या बनता है? देखिए क्या करना है, इस आर की जगह पे ये वाला जो आर है रो L/A ये पुट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? ये
1/ρ L और ऊपर चला जाएगा A। क्या बन गया? G इक्वल टू एरिया ऊपर ρ L। ठीक है, अब यहाँ पर 1 भी है, मल्टीप्लाई में 1 है। 1/ρ जो होता है उसको हमने एक और नोटेशन दिया है और उसको हम नाम देंगे स्पेसिफिक G इज इक्वल टू कप्पा A/L। ठीक है, वेर कप्पा का नाम क्या होता है? कप्पा मतलब ग्रीक लैटिन वर्ड है। कप्पा लैटिन लेटर है, एक्चुअली वर्ड नहीं है। कप्पा जो है वो एक लैटिन लेटर है, लैटिन लैंग्वेज का लेटर है और हम इसको क्या बोलते हैं? इस कप्पा को कंडक्टिविटी बोलते हैं। कंडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर ये वर्ड क्या था? रो को हम बोल रहे थे रेसिस्टिविटी, यहाँ पर कप्पा को हम क्या बोल रहे हैं? कंडक्टिविटी। ऐसे ही इसका जो ये इसका IUPAC नेम है। IUPAC ने जो रिकमेंडेशन किया है कि रेसिस्टिविटी की जगह आप स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का यूज़ कीजिए, कंडक्टिविटी की जगह आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूज़ कीजिए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूज़ कीजिए। ये किसने कहा? मैंने नहीं कहा, IUPAC ने बोला ऐसा। ठीक है, व्हाट इज़ IUPAC? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? देखते हैं कौन लिखेगा। IUPAC। जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो IUPAC नाम ज़रूर पता होना चाहिए। बिकॉज यस, सो कंडक्टिविटी का IUPAC नेम क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और रेसिस्टिविटी का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो मैं पूछ रहा था, मैं बात कर रहा था IUPAC की, कि IUPAC का पूरा नाम क्या है। देखते हैं कितने लोगों को पता है। जिन लोगों को पता है ज़रूर वो अपने अपने कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट है कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? मीन्स इससे स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? इस कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? G का यूनिट। यहाँ से यूनिट ऑफ G, पहला फॉर्मूला 1/R, यानी यहाँ से हमें इसका यूनिट मिलेगा। तो R का यूनिट क्या होता है? ओहम। यानी हम ये कह सकते हैं कि G का यूनिट क्या हो जाएगा? ओहम इनवर्स। ओहम इनवर्स को ही हम दूसरे तरीके से और भी बोलते हैं और उसको हम बोलते हैं महो। ठीक है, ये तो हो गया इसका फॉर्मूले से यूनिट। इसका SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका? साइमन एक साइंटिस्ट का नाम है और इसका सिंबल क्या होगा? कैपिटल S। ठीक है, तो ये यूनिट आ गया इसका G का। G क्या है? कंडक्टेंस। R क्या है? रेसिस्टेंस। रो क्या है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या बोल सकते हो रेसिस्टिविटी। और कप्पा क्या है? कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसका यूनिट क्या होगा? देखिए, फिजिक्स में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहला डेरिवेशन, पता होना चाहिए आपको, हाउ टू डिराइव द पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको ये आना चाहिए फिजिक्स में कि किसी चीज़ का डेरिवेशन कैसे होता है, उसको कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, पहला हो गया डेरिवेशन। दूसरा होता है उसका मेन फॉर्मूला, जो फाइनली हम जिसके ऊपर जो अपने को प्राप्त होता है, मिलता है, दैट इज़ एक्सप्रेशन या फॉर्मूला। और तीसरा होता है उसका यूनिट। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको फिजिक्स में ज़रूर पता होनी चाहिए फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। चलिए हम बात कर रहे थे कप्पा की। तो व्हाट इज़ कप्पा? कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कप्पा का फॉर्मूला निकालते हैं। कप्पा को कैलकुलेट करने के लिए कप्पा का यूनिट किसी भी
फिजिकल क्वांटिटी का, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब आपको यूनिट निकालना होता है तो आप एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए, कोई भी एक ऐसा सिंपल फॉर्मूला ढूंढिए जिसमें वो फिजिकल क्वांटिटी आता हो। ये है हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी कप्पा का फॉर्मूला के लिए। तो कप्पा यहाँ से क्या हो जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू, इसको इधर रख लो, बाकी को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, जी इधर है, एल इधर है, अपॉन ए। अब जी तो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है, तो जी का भी कैलकुलेशन करके रख देते हैं यहाँ से। क्या बन जाएगा, 1/r, जी की जगह क्या रख दिया, 1/r, ये क्या है एल, और अपॉन में क्या है ए। कप्पा का एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, क्या यूनिट क्या है, फॉर्मूला क्या है, L/RA। अब यहाँ से आप इसका जी कप्पा का यूनिट निकाल सकते हो। देखिए एल का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, आर का यूनिट हम जानते हैं ओहम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर टू मीटर कैंसिल, मीटर स्क्वायर एंड मीटर कैंसिल, ओहम, तो ओहम का इन्वर्स हो गया, ओहम इन्वर्स को हम महो भी बोलते हैं और इस महो को हम साइमन भी बोलते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, साइमन मीटर इन्वर्स। ठीक है, ये यूनिट किसका है, कप्पा का। कप्पा का यूनिट क्या बन गया, साइमन पर मीटर। आप चाहो तो इसको साइमन पर मीटर बोल दो, आप चाहो तो इसको साइमन मीटर इन्वर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया इसका ऐसा यूनिट। ये कौन सा यूनिट है इसका, SI यूनिट। ठीक है, आप चाहो तो इसको यूनिट को कन्वर्ट करके दूसरे वाले बना सकते हो। जैसे साइमन क्या है, 1/r होता है, उसको साइमन बोलते हैं, तो 1/r मतलब ओम इन्वर्स, ओम इन्वर्स। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स, ये भी इसका यूनिट है। हम ये भी बोल सकते हैं महो मीटर इन्वर्स, महो मीटर इन्वर्स। तो ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं, कन्वर्जन यूनिट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब तक हमने 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। पहला रेसिस्टेंस, जो कि मैं डिलीट कर चुका हूँ, यहाँ से इरेज कर दिया है। पहला रेसिस्टेंस, दूसरा कंडक्टेंस, पहला रेसिस्टेंस, दूसरा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, तीसरा कंडक्टेंस दैट इज़ जी, एंड चौथा फोर्थ कप्पा दैट इज़ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। 4 चीज़ें हमने अब तक डिस्कस की है। पहला रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, 4 चीज़ें होगी। इन चारों के एक्सप्रेशंस यानी कि जो फॉर्मूला है वो और इनके जो यूनिट्स हैं वो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। ठीक है, वरना आपको यहाँ पर फिर प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए नेक्स्ट है। तो अब तक हमने जो एक्सप्रेशंस देखे हैं, अब तक हमने जो एक्सप्रेशंस से डिस्कस किए हैं उनको एक बार थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, बहुत बार ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए हमने अब तक जो फॉर्मूले देखे हैं उनका फॉर्मूला की बात करें अपन। पहला था हमारा V = IR, V = IR। दूसरा फॉर्मूला जो हमने देखा था वो था R इज डायरेक्टली R = ρL/A। ये हमने दूसरा फॉर्मूला देखा था। तीसरा फॉर्मूला जो हमारा था G का था, G क्या होता है, 1/R। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट जो अगला फॉर्मूला देखा था हमने वो था किसकी फॉर्म में था, कप्पा। जी का जो फॉर्मूला था वो कप्पा की फॉर्म में था। तो कप्पा की फॉर्म में कैसा फॉर्मूला था, /L। तो ये हमने 4 फॉर्मूले अब तक देखे हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए कंडक्टेंस के बेस पे, कंडक्टेंस के बेसिस पे हमने जो मटेरियल्स है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मटेरियल्स को हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। हमने मटेरियल्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस। ठीक है, नंबर 1 मतलब जितने भी दुनिया भर में, वर्ल्ड में जितने भी जो मटेरियल्स हैं, जो कुछ भी दिखता है आपको, उन सबको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस। पहला है
पहले को हमने नाम दिया है कंडक्टेंस, कंडक्टर, ठीक है। दूसरा जो है हमने उसको नाम दिया है सेमी कंडक्टर। सेमी का मतलब होता है आधा, लेकिन यहाँ पर आधा नहीं है, जस्ट ऐसे ही नाम दिया है सेमी कंडक्टर। और जो थर्ड वन है उसको हमने नाम दिया है इंसुलेटर। ये वर्ड्स जो है वो आप क्लास जो आपकी 6th-7th क्लास या 8th क्लास में वहाँ पे आपने ज़रूर पढ़े होंगे इनके बारे में। तो वर्ड्स जो है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका मीनिंग क्या होता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कंडक्टर का मतलब होता है ऐसे मटेरियल्स, अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है उसको ईजिली अलाउ करते हैं, उनको हम बोलते थे कंडक्टर्स। और इसमें सभी मेटल्स जो है वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सभी मेटल्स कंडक्टर, इनकी कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन एंड दिस वन। मेटल जो कंडक्टर होते हैं इनकी कंडक्टेंस जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन तीनों को, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इन तीनों को आपको क्या करना है, इनकी कंडक्टेंस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इनकी कंडक्टेंस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले छोटा वाला, उसके बाद बीच वाला और सबसे ज़्यादा बड़ा वाला। तो देखिए, वैसे आपकी बुक के अंदर एक टेबल बनाया हुआ है, तो आप भी उस टेबल की हेल्प ले सकते हैं अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो टेबल का जो नाम है वो है टेबल 3.2, यू कैन सी हियर टेबल 3.2। तो उसके बेसिस पे अगर आप इसकी बात करते हैं तो सबसे कम इन तीनों को, चलिए आपके लिए कमेंट सेक्शन के लिए आंसर है, क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इन तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका, कंडक्टेंस का, अरेंज करना है, ठीक है। ये हो गया मैक्सिमम, इनकी कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। चलिए इनकी बात करते हैं, इंसुलेटर की। इनकी जो कंडक्टेंस होती है वो मिनिमम होती है, कंडक्टेंस मिनिमम है, रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, मिनिमम कंडक्टेंस है। तो एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखना, यहाँ पर आपको उसकी वैल्यू याद नहीं रखनी है, ओके, नो नीड टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस, ओके। एग्जाम्पल, आपका ग्लास, आपका रबर, प्लास्टिक और पेपर, वुड, ड्राई वुड, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है सेमी कंडक्टर। सेमी का मतलब आधा। देखिए, इनकी जो कंडक्टेंस होती है कंडक्टर से तो कम होती है, इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, यानी कि मीडियम। किसकी, सेमीकंडक्टर की। अच्छा, सेमीकंडक्टर होते क्या हैं, कैसे बनाते हैं, ये आप लोगों के फिजिक्स में एक चैप्टर होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर, वहाँ पर आप इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आपको इम्पोर्टेंट है, स्पेशली यहाँ पर हमारे यहाँ सिलिकॉन का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, सिलिकॉन, इसके अलावा गैलियम आर्सेनाइड। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल्स होते हैं। सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टेंस होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, ठीक है। दैट इज बिटवीन द कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। चलिए, इसके बाद में एक और वर्ड है, छोटा सा वर्ड दिया हुआ है, सुपर
कंडक्टर। ये तो है कंडक्टर, ये है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का मतलब क्या होगा? कोई ऐसा कंडक्टर जिसकी कंडक्टेंस इनफाइनाइट हो, हाईएस्ट हो, ओके, इनसे भी ज़्यादा हो, यानी उसको हम बोलेंगे सुपर कंडक्टर। ठीक है, जिसकी कंडक्टेंस क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, इनसे भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो आपकी बुक के अंदर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए ये जो कंडक्टेंस होती है, हम जिसकी बात करें मेटल्स की, मेटल्स के अंदर क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना, तो उसका जो कंडक्टेंस है वो डाउन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब आप पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों? देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो एटम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, उनको एनर्जी मिलेगा, एनर्जी मिलेगा तो जो मूवमेंट है एटम्स का वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर एटम्स का मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन जो है मूव करना चाह रहा था उसके रास्ते में अब ज़्यादा एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यानी उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस अपने को उसको झेलना होगा, उसको टॉलरेट करना होगा, किसको, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने पर उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है, यानी कि उसका कंडक्टेंस कम हो गया है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है इनके साथ, कंडक्टर्स के साथ। और हमें पता है कि कोई भी वायर होता है या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है, जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। तो ऐसे कुछ कंडक्टर्स डिवाइस किए गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं, जो वेरी लो टेम्परेचर पे, वेरी लो टेम्परेचर पे उनकी कंडक्टेंस जो होती है वो इनसे भी ज़्यादा होती है। ऐसे ही कंडक्टर्स को ही हमने क्या नाम दिया है, सुपर कंडक्टर नाम दिया है। ठीक है, इसके अंदर कुछ सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियल भी साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किए हैं, जो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, स्पेशली जहाँ पर एक इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा उसको रीड कर लेना। ठीक है, सुपर कंडक्टर। तो लो टेम्परेचर पर भी इनकी कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, लो टेम्परेचर पर प्रॉब्लम क्या होती है? लो टेम्परेचर पर कंडक्टेंस तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, होती भी है, सुपर कंडक्टर का एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखते हैं कंडक्टेंस के टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस। Okay, so these are the two types of conductance, metallic conductance and electrolytic conductance. ठीक है, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो that's all for today. इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी पढ़ाया है उसको रिवाइज कीजिए अगेन एंड अगेन, और पुराना जो चैप्टर था, जो प्रीवियस पोर्शन हमने अब तक किया है, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, उसके क्वेश्चंस जो हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, या मुझे पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।